हेलो, मेरा नाम है भूपेश आसू और व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में पिछले सप्ताह काफ़ी बातें हुई हैं। तो उन मुद्दों के बारे में हम जानेंगे और क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक डेवलपमेंट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह मांगी है सभी राज्यों से कि यदि आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाने का, यानी जो सीलिंग तय की गई थी उससे बढ़ाने का कोई डिसीजन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इंदिरा साहनी मामले में आपको पता होगा कि इस तरीके की सीलिंग की गई थी, उसके बारे में सभी राज्यों से राय मांगी गई है। यह मांगी गई है मराठा आंदोलन के रेस्पेक्ट में, जिसे मराठाओं को महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण दिया गया था जो 50% से ऊपर जा रहा था। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऐसा इस तरीके का आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने यह भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ही पूछा है, सभी राज्य सरकारों से पूछा है कि यदि जो बैकवर्ड कमीशन है, जो नेशनल कमीशन बनाया फॉर बैकवर्ड कास्ट, उसके बारे में राय मांगी है कि क्या उसको जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अपोज में है या नहीं है। तो दो राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी एक बात आ रही है जो रिसेंट डेवलपमेंट में आ रही है, जिसमें भारत की कई खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, और वो वर्ल्ड बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप चल रही है उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंच रही है। उसमें एक सिग्निफिकेंट नाम जो आ रहा है वो आ रहा है एक खिलाड़ी का जिसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम, भारत ने एक नई स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है उसको इंडक्ट किया है और निखंज उसके बारे में। और अभी ये आ रहा है कि इस साल के अंत तक एक और सबमरीन जो स्कॉर्पियन क्लास है सबमरीन है उसको इंडक्ट कर दिया जाएगा। कंटिन्यूसली डिफेंस की अपडेट आ रही है, तो मैं डिफेंस के अपडेट को लेके कल एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ उसके बारे में बेसिक आइडिया जो होगा वो हम जानेंगे। इसके अलावा जो आ रहा है, न्यूज आ रही है, वो आ रही है कि राजस्थान के अंदर जो फोन टैपिंग का मामला है वो बहुत ही बड़ा मामला बन चुका है और इस बेसिस पे राज्य सरकार के पास क्या पावर है, राज्य सरकार क्या किसी की फोन टैपिंग कर सकती है, और यदि करती है तो क्या वो संवैधानिक रूप से उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार के पास कोई स्पेशल पावर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो कर सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हुई है। जो पिछले साल राजस्थान सरकार की जो संकट आया था, जिसके अंदर राजस्थान सरकार के कुछ विधायक और उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से छोड़ के और दिल्ली में जाके रिसोर्ट में बैठ गए थे, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि राज्य सरकारों में जिस तरीके से इस तरीके से आप फोन टैपिंग कर सकते हैं, वर्तमान विधायकों की, वर्तमान मंत्रियों की और ऐसे लोगों की जिनसे आपको खतरा है, तो क्या ये किया जा सकता है। एक अगेन एक हम पूरे देश में आ रहा है कि दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो दूसरी लहर जो कोरोना की है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से कोरोना की लहर की वजह से पूरे देश में फिर से बहुत सी मृत्यु हो सकती है कोरोना की वजह से, और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। हमें पता है कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वर्क कर रही है, बट कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें, कुछ केसेस आए हैं जिनमें ये प्रॉब्लमेटिक हो रही है। यूरोप के अंदर स्पेशली इस तरीके की कई देशों ने इसको बैन कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ कोविशील्ड की, जो एस्ट्राजेनिका की है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा सकती है। वैसे जो इसके मामले हैं वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत कम है, इसके बावजूद भी हम इस पर बात करेंगे। और लास्ट जो खबर होगी वो होगी फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए जो फास्टैग होता है, आपको पता होगा कि NHAI ने जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए, दिव्यांगों के लिए एक जो फास्टैग की प्रोविजन है वो स्पेशली किया है कि अगर आपको फास्टैग चाहिए तो आप लगवा सकते हैं, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं होगा। एट द सेम टाइम आप किसी भी हाईवे से जाएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस एस्पेक्ट में खबर ये भी आ रही है कि जो फास्टैग लगवाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही कमरसम है और इसके लिए सभी दिव्यांगों को अपनी कार, अपने व्हीकल के साथ जयपुर जाना पड़ रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है। इसके प्रति हमें संवेदनशीलता दिखानी ही पड़ेगी। चलिए हम एक एक करके सारी खबरों पे आ रहे हैं। जो पहली खबर आ रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये आ रही है कि पूरे देश में कोरोना की लहर आ रही है। मैं खबरें आगे पीछे भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करें।
तो संवैधानिक जो खबर है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज जो बात करूंगा एक सिर्फ छोटा सा उसके डिस्कशन करेंगे कि आपको पता होगा इंदिरा साहनी मामले में, इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध एक मामला हुआ था 1992 के अंदर। उसके अंदर 9 जजों की जो संवैधानिक बेंच थी उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि जो उसका कोटा है, जो उसकी सीलिंग है आरक्षण की, वो 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। क्योंकि उस समय इंदिरा साहनी के द्वारा ये कहा गया था, इस डिसीजन को मंडल वाला डिसीजन भी कहा जाता है, क्योंकि मंडल कमीशन ने जो SC ST के अलावा बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था। और उसके बाद इंदिरा साहनी के द्वारा ये इसका विरोध किया गया था। हजारों छात्रों ने इस आंदोलन में भाग भी लिया था। और जब ये मामला सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में आया था तो 9 जजों की जो बेंच थी उसने ये डिसीजन लिया था कि इस प्रकार से इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और केस टू केस बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। प्लस इसमें यह भी कहा गया है कि 9 जनों की बेंच ने यह भी कहा था कि 50% सीलिंग को रखा जाए। ये सजेशन था, न कि ये परमानेंट इम्प्लीमेंट था, लेकिन संविधान की भावनाओं को ध्यान में रख किया गया था। ऐसा भी माना गया था कि जो आर्टिकल 15 है और जिस तरीके से ये आरक्षण दिए गए हैं इसको गलत नहीं ठहराया गया था, लेकिन ये भी कहा गया था कि ये केस टू केस बेसिस पे इनको स्टडी किया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से मराठा आंदोलन के द्वारा मराठा लोगों ने जब आंदोलन किया था तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको इस 50% सीलिंग से ज्यादा बढ़ के आरक्षण दिया था। आप जानते हैं राजस्थान में भी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी इस तरीके का आरक्षण दिया गया था, जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यदि इस तरीके के मामले कई राज्यों में है और बार बार ये आ रहे हैं तो सभी राज्यों से ये राय मांगी गई है कि आप बात कीजिए और आप बताइए कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है और यदि इस 50% सीलिंग को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए क्या फिर से संवैधानिक बेंच को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो क्रिएट की जाती है वो पहले ऑलरेडी 9 बेंच की हो चुकी है, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर क्रिएट की जाएगी तो वो होगी 11 जनों की। 11 सुप्रीम कोर्ट के जज मिलके ही इसका डिसीजन ले पाएंगे। चलिए हम दूसरी खबर बात कर रहे हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि राजस्थान में कई मंत्रियों के और विधायकों के उस समय पर पिछले साल जब संकट आया था राज्य सरकार पे, जिसमें कुछ विधायक और कुछ उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार से अलग हो गए, रिसोर्ट में जाके रह रहे थे और पूरी सरकार की तालाबंदी कर दी गई थी। तो उस समय यह भी बात सुनने में आई थी कि विधायकों के फोन टैप हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के OSD हैं उन्होंने भी कुछ लीक किया था, उनके पास सूचना आई थी। इस मुद्दे पर लगातार विधानसभा में हंगामा हो रहा है और मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके के मामले जिसमें राजनीतिक फायदों के लिए किसी प्रकार से यदि फोन टैपिंग की गई है और यदि वो राज्य के गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी को बताए बिना की गई है तो बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए मुझे कि क्या इस तरीके से राज्य सरकारों द्वारा कुछ भी किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हनन होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सरकारों के पास पावर है, लेकिन वो पावर जो दिए गए हैं वो स्पेशली केस पे दिए गए हैं कि इन केस अगर नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई हो या फिर ऐसे केसेस जिनमें प्रॉब्लम हो, न कि इस तरीके से जब आप अपने मर्जी से फोन टैप करें और सरकार को बचाने के लिए करें। आप अपनी राय बताइए किस तरीके से आप इसको देखते हैं और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और खबर सुनने में आ रही है जो बहुत ही अच्छी है, भारत की महिला शक्ति के बारे में है और मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है वो हो रही है इस्तांबुल में और इसको बोला जा रहा है बॉस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट। इसके अंदर भारत की निखत जरीन भारत की बहुत ही अच्छी बॉक्सर है और ये जो है ये इन्होंने करंट वर्ल्ड चैंपियन है उनको 5-0 से हरा दिया है। ये आज की खबर है 18 मार्च की। और जो निखत जरीन ने जो हराया है बहुत बड़ा अपसेट है और ये 51 kg के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जिनको हराया है उनका नाम है पालसेवा एकाटेरिना, ये रशियन फाइटर है और वर्ल्ड चैंपियन है अभी। इनको हराया है और ये इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाबला था जिसमें किया है। जरीन जो है वो एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी बॉक्सर मानी जाती है 51 kg कैटेगरी में।
और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, तो सैल्यूट है भारत की मातृ शक्ति को। इसके अलावा जनिन के अलावा जो शिव थापा है, सोनिया लथेर है और परवीन, इन्होंने भी अपनी अपनी कैटेगरीज में रिस्पेक्टिव विन अर्जित की है और उसी के साथ वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। आपको बता देता हूं कि ये जितने भी जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, जरीन के या फिर सबके, ये इंडिया का नाम कंटिन्यूअसली अलग अलग मौकों पे रोशन करते रहे हैं और भारत के अंदर जो खेल की नई एक संस्कृति जारी की गई है, जो पिछले साल भारत में जो स्कूल लेवल पे ओलंपिक्स किए गए थे पिछले साल, उससे पिछले साल, वो एक बहुत बड़ा कदम था साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और कंटिन्यूअसली आप देखेंगे कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं जिसमें भारत के एथलीट वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो क्रिकेट के अलावा भी कई ऐसे गेम हैं जिनमें लगातार कॉम्पीट कर रहे हैं। शिव थापा के बारे में आपको बता देता हूं कि शिव थापा ने 3-2 से जो मेंस कैटेगरी है 63 kg बाउट है उसमें हराया है। और वर्ल्ड जो सिल्वर मेडलिस्ट है सोनिया लथेर 57 कैटेगरी की, उन्होंने और परवीन ने जो लोकल फेवरेट्स थे उनको एक्चुअल में हरा दिया है। इसके साथ कुछ भारतीय मुकाबला हार भी गए हैं, लेकिन दुर्योधन नेगी की बात करूंगा जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 69 kg में वो अपना मुकाबला हार गए हैं। ऐसे कैसे ब्रजेश यादव 81 kg में और कृष्णा शर्मा 91 kg में वो अपनी प्रिलिमिनरी राउंड बाउट को हार चुके हैं। बट इसी के साथ जो 4 लोगों ने जीता है उनमें हमें उनको सलाम है। दूसरी आपको मैं बात बता दूं कि अभी जो एक ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है, इंग्लैंड में होती, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और इसके बारे में बहुत ही बड़ा माना जाता है क्योंकि जो पुलेला गोपीचंद थे, आप उनका नाम सुना होगा आपने, प्रकाश पादुकोण, इन लोगों ने ये टूर्नामेंट जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। वर्ल्ड लेवल में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। इसके अंदर पीवी सिंधु, एचएस प्रणय, समीर वर्मा, लक्ष्य सेन और साई प्रणीत ने अपने अपने मुकाबले सिंगल्स में जीत लिए हैं। इसी के साथ अश्विनी एंड सिक्की ने और सात्विक एंड चिराग ने अपने डबल्स की जो गेम है वो भी आज जीत लिए हैं। तो इंग्लैंड ओपन में भारत के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा था। ये पहला दिन है आज और इसके अंदर भारत ने लगभग सारी जीत हासिल की है और पीवी सिंधु को इस टूर्नामेंट में जीत का बहुत बड़ा दावेदार माना जा रहा है क्योंकि 2 अन्य दावेदार कैरोलिना मैरिन और लैंगिन दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी हैं। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये लगातार ये जीत रहे हैं। मैं ये खबर इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि भारत की तरफ से खेलों में टोक्यो ओलंपिक के लिए भी लगातार अप्लाई किया जा रहा है कि जिसमें नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं और उसमें एक खिलाड़ी है जिनका नाम आपने 2 दिन पहले बताया होगा, जो न्यूज में आपके सामने दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी न्यूज है। शूटिंग में भी भारत ने एक स्लॉट अर्जित किया है, प्लस लगातार वो अलग अलग खेलों में भी भारत अपनी भूमिका बता रहा है और आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक खबर आ रही है कि जिसमें आप पढ़ेंगे कि जो पीटी उषा की जो उत्तराधिकारी जिन्हें माना जा रहा था, धनलक्ष्मी, उन्होंने दूती चंद को हराकर एक नया रिकॉर्ड किया है 200 मीटर हीट्स में 23.26 सेकंड्स का। ये जो उन्होंने रिकॉर्ड है, ये पीटी उषा का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है 1998 के 23.30 सेकंड के। तो उन्होंने जो 100 मीटर टाइटल था फेडरेशन कप का वो दूती चंद को हरा के जीता था। इसी के साथ अब 200 मीटर बीट्स है वो भी जीत लिया है। बहुत ही अच्छी खबर है। खेलों की दुनिया में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और दूती चंद का नाम बहुत ही रेस्पेक्ट से लिया जाता है, आपको पता होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कोरोना की एक नई खबर के बारे में कि कोरोना जो खबर है वो उसकी दूसरी लहर आ रही है और भारत आप जब देखेंगे तो भारत में केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये केसेस जो बढ़ रहे हैं इससे भारत लगातार पीछे हो रहा है और आपको मैं बता देता हूं कि भारत की जो केसेस है वो वर्ल्ड में अभी भारत 3रे या 4थे स्थान पे आ गया है। लगातार आंकड़े चेंज हो रहे हैं। पहले स्थान पे अभी भी आपके ब्राजील बना हुआ है, 2nd नंबर पे अभी भी यूएसए है और भारत भी बहुत पीछे नहीं है। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा। और कल प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनसे बैठक ली है और उन्हें कहा स्पेशली कि जितने केसेस है टेस्टिंग जो है उसकी लगातार की जाए और जो कोवैक्सीन है वो दी जाए। इसी रिस्पेक्ट में एक और खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा मान रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है जिसको भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है
उसको अभी कुछ टाइम के लिए रोक लिया है। मैं आपको ये खबर इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई लोग अभी भी कोविशील्ड लगवा रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इससे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कि क्लॉटिंग हो रहा है। लेकिन जो केसेस है वो उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ही मिनिस्क्यूल है। आप देखेंगे कि 11 लाख की अगर डोजेज दी गई हैं उसमें 1 या 2 केसेस हैं, और इंडिया में भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि बहुत कम केसेस है। यूरोपियन जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी यही कहा है कि ऐसा कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो आप बिना किसी संदेह के जा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। न्यूज़पेपर में अगर आप इस तरह की कोई खबरें पढ़ रहे हैं तो प्लीज उन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप चाहिए टीकाकरण करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही बचाव है। इसके साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी यही है जिसमें आप कर सकते हैं। अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर जो केसेस है वो बड़े हैं, क्योंकि जो टीकाकरण है और टेस्टिंग है वो कम हो, इसलिए जो कहा है गवर्नमेंट ने बार बार मुख्यमंत्रियों की बैठक में सरकार ने यही कहा है कि जो 1 से 15 मार्च तक 16 राज्यों के 70 जिलों में 150% से अधिक कोरोना के केस बढ़े हैं, ये चिंताजनक है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ जो भारत है उसमें राजस्थान जो है वो पूरे भारत में नंबर 1 पे आया है। आपको बता देता हूँ कि 36,34,000 के अराउंड 36,34,000 के अराउंड जो वैक्सीनेशन है वो राजस्थान में लग चुका है, या बुजुर्गों को और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको लगा है अभी तक। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, जैसे उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको भी ये टीकाकरण किया जा रहा है। और आपको मैं सलाह दूंगा कि प्लीज आप जाइए और टीकाकरण करवाइए। एक और खबर सुनने में आ रही है कि जो भारत ने अभी सबमरीन लॉन्च की थी, आपको पता होगा खरंज लॉन्च की थी, जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, इसी के साथ भारत ने जो 5th सबमरीन है उसके सी ट्रायल चल रहे हैं, और वो 5th सबमरीन जो है वो 2021 इस साल के अंत तक लगाई अपने प्रॉपरली इंडक्ट कर ली जाएगी नौसेना के अंदर, और जो 6th जनरेशन 6 वाली है वो भी इंडक्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे होगा। डिफेंस की जो 3 से 4 दिन या 5 दिन के पीछे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उसमें मैं आपको ये सारी खबरें बताऊंगा। एक और खबर सुनने में आ रही है जिसमें ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो दिव्यांग लोगों को, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए फास्टैग का स्टिकर, जो उनकी स्पेशली डिजाइन कार्स होती है उनके लिए डिजाइन किया हुआ कार है वो अवेलेबल तो करा रही है, लेकिन वो अवेलेबल कहाँ हो रहा है? जयपुर में, राज्य की राजधानी में। और यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो विकलांग जिन्होंने कार अपनी मॉडिफाई करवाई है वो बहुत लंबे डिस्टेंस पे उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर होगा हम गवर्नमेंट से और सभी जो नेशनल हाईवे एसोसिएशन है उनको मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप बेटर है कि जो रीजनल ऑफिसेज हैं या जिला स्तर पे जो उनके ऑफिसेज है वहां से इसको इम्प्लीमेंट कराएं, रादर देन कि उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो 500 to 600 किलोमीटर्स चला के लेके आए, बिकॉज ये उनके लिए लिटरली इम्पॉसिबल है। इसी के साथ संसद में एक क्वेश्चन के जवाब में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा है कि 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जितने भी टोल प्लाजा है उनको खत्म करने की योजना कर रही है, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे टोल नहीं लिया जाएगा, इसका ये मतलब है कि वहां पे कैमरास लगे जाएंगे और आपको जीपीएस ट्रैकिंग होगी वहां पे, तो जितने स्तर तक, जितने दूर तक आप जाएंगे उतने लेवल का ही पैसा कटेगा। सपोज आप 200 किलोमीटर्स का जो टोल है आपका वो 100 किलोमीटर्स कवर कर रहा है, और अगर आप 110 किलोमीटर्स अगर आप उससे जो आपने कवर किया है उससे 70 किलोमीटर से आप गए हैं तो आपके 70 किलोमीटर के ही चार्जेस लगेंगे, न कि 100 किलोमीटर के। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक साथ पैसा कटता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से फास्टैग का इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें इंप्रूव होंगी, और जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी आई होप कि हमें बेटर इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा और हमें बेहतर सड़कों के साथ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर ये टोल जो प्रक्रिया है ये भी मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट भूपेश वासु। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।